कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें इस तरीके से पूछी जाती हैं पेपर में कि वो हम कनेक्ट नहीं कर पाते कि हमने इस टॉपिक में कैसे पढ़ी थी, ठीक, या पढ़ी भी थी या नहीं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था का जो संप्रत्यय है या अवधारणा है, इससे अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, मतलब दुनिया के सभी कल्चर में समान है या कल्चर का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात। दूसरा पॉइंट है, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट्स, यानी कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसी संकल्पना है बाल अवस्था जो मनोवैज्ञानिक रूप से बनाई गई है, समाज के द्वारा बनाई गई है। दूसरा ऑप्शन है, दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, बच्चे क्या है, दुष्ट प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं और उनको सभ्य बनाना पड़ता है, ये चाइल्डहुड है। या फिर दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड बाय एंटायरली बाय एनवायरमेंट, यानी कि वो बिल्कुल खाली पैदा होते हैं और पर्यावरण के द्वारा उनके अंदर विशेषताएं भरी जाती हैं। बताइए एक बार, थोड़ा जूम कर दो, जूम करें क्या? साफ नहीं दिख रहा, दिखना तो साफ चाहिए भाई। एक मिनट रुको, ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार बताना कमेंट करके सब क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है मैम, चलो हल्का सा जूम कर देते हैं। बस इससे ज्यादा जूम नहीं करेंगे भाई, फिर दिक्कत होगी। और रही बात आपके फोकस की, फोकस में तो कोई कमी नहीं है, बहाने तो लगाओ मत, एकदम क्लियर है। चलो फटाफट से आओ, अब समझो एक बार, देखो क्वेश्चन देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड की बात करें, यानी बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय की बात करें, तो आंसर जो है यहां अगर मैं बताऊं, बाल्यावस्था जनरली हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि जन्म से 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, जो आपकी यूनिसेफ आई थिंक या फिर इनमें से किसी की एक इंटरनेशनल डेफिनेशन भी है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को आप बालक कह सकते हो, किशोर कह सकते हो, है ना। 18 के बाद मतलब बेसिकली आप बच्चे नहीं रह पाएंगे, एडोलेसेंस को एक बार आप इंक्लूड कर भी सकते हो, है ना। टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका आंसर होना चाहिए था ए, लेकिन आंसर ए नहीं है। मतलब बाल्यावस्था का मतलब सिर्फ ये बचपन नहीं है, ये कम एज नहीं है ना। फिर क्या हुआ इसका मतलब, कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसका, समझेंगे अभी। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसमें कहा गया है कि अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचनावादियों के अनुसार या सामाजिक रचनावादियों के अनुसार, जैसे आप वाइगोस्की कह सकते हो या बाकी लोग कह सकते हो, जो सामाजिक संरचना की बात करते हैं। ठीक है बात। इट्स नॉट क्लियर, एक मिनट रुको यार, 1080p करो, आज तो दुखी करके रख दिया है, ये टेक्निकल इश्यूज रहते ही हैं। और कितना क्लियर लोगे, इससे ज्यादा क्लियर नहीं होता। क्लियर है सब, बहाने मत लगाओ। अब बीच में कोई रुकेगा नहीं, चाहे किसी को दिखे ना तब भी सुन लेना, है ना, मजा खराब हो जाएगा फिर सेशन का। ऑल ओके ना, सही है। चलो अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना ऐसी दिक्कत हो तो। आंसर होगा आ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, यानी समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। इसका आंसर ये है। पेडागोजी है तो यहां 2 + 2 4 हो नहीं सकते। इसका रीजन क्या है समझते हैं इसको। देखो बहुत सारे लोगों ने ये एक क्या कहें थॉट दिया है, इस पे बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि चाइल्डहुड क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये समाज ने बनाया है एक तरीके से, एज इसमें मैटर उतना नहीं करता, है ना। अब ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव एज वाला है कि जिसकी एज कम हो, या 18 वर्ष से कम या 12 वर्ष से कम की अवस्था को हमने चाइल्डहुड कह दिया, वो एज वाइज चीज है। लेकिन कल्चर का, आपकी क्लास का, आपके जेंडर का भी इवन इस पे प्रभाव पड़ेगा। एक बच्चा जो मेरे और आपके घरों में रहता है, वो 12 साल तक भी आप उसको हाथ में दूध दे रहे हैं, और एक बच्चा जो
5 साल का है और वो सड़क पर गुब्बारे बेच रहा है, चाइल्डहुड उसके लिए भी सेम होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए अलग है, आपके घर वाले बच्चे के लिए अलग हो गया। कैसे हो गया? सामाजिक संरचना है, समाज ने बना दिया। ठीक है बात? तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसलिए होगा। तो सोशियो कल्चरल, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन लोग? जो रचनावाद में विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं ज्ञान का निर्माण एक्टिविटी करके क्रिएट किया जाएगा, यानी नॉलेज को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिविटी करके, क्रिया के द्वारा। ठीक, पहला ऑप्शन था यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर ये डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करता, एज की बात करता, तब हम ए ऑप्शन के साथ चले जाते। इसने एज की बात नहीं की, इसने कह दिया कल्चर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये कहना गलत है। ठीक है, अगर एज वाइज कहता ए ऑप्शन तब सही था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो सिंपल बात है, आप चाहें तो कितने भी पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूं, पूरी थीसिस है इसके ऊपर, और आपका सीटेट में भी आई थिंक इस बार ही पेपर 2 का क्वेश्चन है, आप चाहें तो ऑफिशियल आंसर की चेक कर लीजिएगा। तो सिंपल बात यही रहेगी, जो भी आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे वो फाइनल होंगे। ठीक है, चलिए फिर ये बात क्लियर हुई यहां तक कि या नहीं हुई? चाइल्डहुड क्या हुई? एक सामाजिक संकल्पना हो गई, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार। अगर एज वाइज बात होती तो ये यूनिवर्सली सेम हो जाता, क्योंकि अगर मैं कहूं जन्म से 2 वर्ष का बच्चा इन्फेंट है, ये तो दुनिया में सभी जगह है ना। 2 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था में है, बिल्कुल सही बात है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका में भी यही होगा, यूरोप में भी यही होगा, भारत में भी यही होगा। और अगर मैं कहूं कि 12 से 18 वर्ष का बच्चा क्या है? किशोर अवस्था का कहलाएगा, यानी एडोलेसेंस का, बिल्कुल सही बात है। तो यूनिवर्सली सेम हो गई बात एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग हमने इसको बांधा हुआ है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कल्चर का, जेंडर का, क्लास का, हर चीज का लगभग प्रभाव पड़ेगा बच्चे की चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे और चाइल्डहुड की अवधारणा पे, यानी उसकी जो बाल्यावस्था की संप्रत्यय है, जो अवधारणा है उस पर। ठीक है बात? नेक्स्ट ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसको एक एक ऑप्शन के साथ क्लियर करके चलेंगे। दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल, ऐसा हम बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो ये कहती है हर एक बच्चा सीखने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। तो आप पेडागोजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसा नहीं मानेंगे कि बच्चा खाली है, इविल है, दुष्ट है, कुछ नहीं है, नाकारा है, ऐसा नहीं मानेंगे। आप मानेंगे बच्चा क्या है? जिज्ञासु है, बच्चे में सीखने की क्षमता है और वो क्रिएटिविटी, कुछ नया करने की क्षमता रखता है। फिर है दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल। ये कहना भी गलत है कि सब कुछ एनवायरमेंट शेप करेगा। विकास किसका परिणाम है? विकास आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का, यानी आनुवांशिकता भी, जो जीन्स से आपको अपने पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं डीएनए में, और आपके वातावरण से जो आपने सीखा है। तो सिर्फ एनवायरमेंट भी कहना गलत होगा। आगे बढ़ेंगे तो चाइल्डहुड क्या हो गया? एक सामाजिक रचनावादी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एक ऐसी संरचना है जिसको समाज ने बनाया है। ठीक है बात? तो कह सकते हैं हम कि जो चाइल्डहुड का यानी बचपन का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, या बचपन का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी हमने बात की थी जो जेंडर है आपका, यानी मेल फीमेल। आप देखते हैं पहले क्या होता था जनरली, इसको अगर डिटेल में समझें, जो फीमेल्स हैं या गर्ल चाइल्ड है, जो लड़कियां हैं, उनको घर पे रोक लिया जाता था कि तुम क्या करोगी पढ़ लिख के, तुम क्या करो अपने छोटे भाई बहन को संभालो, उनको देखो, घर का काम सीखो। बच्चा तो वो भी था, बचपन तो उसका भी था, लेकिन और भारतवर्ष में आज भी ये चीज, लड़कों को बहुत सारे प्रिविलेज बिना मतलब के मिलते हैं, फ्री फंड के, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जन्म उन्होंने लड़के के रूप में लिया। तो क्या हो गया? जेंडर का चाइल्डहुड पे प्रभाव पड़ गया, जबकि बच्चे तो दोनों है ना भाई। बाल्यावस्था तो बच्चे, लड़की के लिए भी थी, लड़के के लिए भी थी, लेकिन आपने जो संप्रत्यय था, जो कॉन्सेप्ट था, वो चेंज कर दिया, उनके अनुभव चेंज हो गए। तो जेंडर का भी प्रभाव पड़ेगा, आपका कल्चर कौन सा है, संस्कृति क्या है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, आपका सोशल स्टेटस क्या है। गरीब के बच्चे के लिए वो बचपन नहीं है जो आपके, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके लिए है। तो इन सब से मिलकर के कॉन्सेप्ट बनेगा बाल्यावस्था का। ऐसा कहते हैं कौन? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, जैसे कि वाइगॉस्की हो सकते हैं, जो भी सामाजिक रचनावादी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, रटने नहीं आए हैं आप, नहीं तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर समझने नहीं आए हैं आप। ठीक है बात? और अगर एज वाइज पूछता तो सिंपल सभी कल्चर में सेम रहता फिर कि भाई एज तो सेम ही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड हमने समझ लिया। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं मेनली, जिसकी हम बात कहां से करते हैं? इन्फेंसी से शुरुआत हो जाती है, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात इतनी ही थी, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। मतलब मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कोई नहीं रोक सकता, हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, एक तो मिनिमम आएगा। टोटल मिला के इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो डेवलपमेंट का टॉपिक है। ये आज पहली क्लास है डेवलपमेंट की, 1-2 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, पढ़ेंगे अभी ऑप्शन को, पहले जान लेते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में कि इसमें बाल विकास में हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में क्या बातें सही हो सकती हैं। फटाफट से याद करके बताओ, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में। हेरिडिटी क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको हम आनुवंशिकता कह रहे हैं। जिनमें पेशेंस हो वही देखिएगा ये सेशंस, आनुवंशिकता कह रहे हैं, नहीं तो शॉर्ट में करा के निकला जा सकता है लेकिन उसका फायदा उतना नहीं होगा। और पर्यावरण, ठीक, टेस्ट करने का टाइम आपको दिया जाएगा, हर सैटरडे हम एक टेस्ट रख लेंगे जिसमें हम फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे, ठीक है बात। हेरिडिटी का मतलब है जो आपको आपके पेरेंट्स से, जो आपकी पहली पीढ़ी ने आपको जीन्स दिए हैं एक तरीके से, ठीक, ये आपने इनहेरिट किया है जिन चीजों को जो आपको विरासत में मिली हैं। और हेरिडिटी क्या है? एक फिक्स्ड फैक्टर है, इसमें बदलाव संभव नहीं है। आपकी आंखों का रंग, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका हाइट आपकी कितनी जाएगी, आपका इंटेलिजेंस का लेवल, बहुत सारी चीजें हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं और कुछ चीजें एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होती हैं। एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है। भाई आप ये थोड़ी कह सकते हो एक बार दुकान पे जाकर के कि मेरे ना जीन्स थोड़े से चेंज कर दो, ये आंखों का रंग ना बदल दो। स्टैटिक है, फिक्स्ड है, एक बार जो जीन्स आपको मिल गए वो मिल गए। अब ऐसा नहीं है कि आप शॉप पे जाके चेंज करा लो, है ना, आजकल सर्जरी हो रही है बट उससे आपके जीन्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो डायनामिक क्या है? पर्यावरण, मतलब ये चेंज होता रहेगा। आप आज किसी गांव में हैं, कल शहर में जा सकते हैं, परसों कहीं और जा सकते हैं, ठीक हो गई बात। तो एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है। हेरिडिटी क्या है? ये स्टैटिक है, फिक्स्ड फैक्टर है। अगर कोई कहे कि कोई एक इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही चीजें बराबर की महत्ता रखती हैं, चाहे वो एनवायरमेंट हो चाहे वो आपका हेरिडिटी हो। विकास बराबर, भाई वुडवर्थ कहते हैं कि विकास में यानी कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हेरिडिटी और एनवायरमेंट का बराबर का रोल है। यानी हम कह सकते हैं डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास क्या है? गुणनफल है किसका? आनुवांशिकता और वातावरण का। क्लियर हो गई यहां तक की बात? कोई समस्या हो तो बताओ, है ना। तो हम दोनों ही केसेस में, चाहे वो व्यक्तिगत विभिन्नता हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक हो, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का टॉपिक हो, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई हिस्सा हो, हेरिडिटी और एनवायरमेंट को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में, यानी कुछ जगह पर हेरिडिटी ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, जैसे मैंने बताया आंखों का रंग, बालों का टाइप, ये सब क्या है? आपकी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन आपके एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होगी। कुछ क्षेत्र एक दूसरे से ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस दोनों की है। दोनों के इंटरेक्शन को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, अन्योन्य क्रिया को। दोनों मिलकर गुणनफल करेंगे तब जाके विकास होगा एक व्यक्ति का, जो उसका एनवायरमेंट है और जो उसकी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसे मिले हैं, दोनों के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो एक बार, ये पूछा था कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल के बारे में कौन सी बात सही है। कीजिए आंसर। पहला ऑप्शन है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। मैंने कहा था कोई भी एक ऑप्शन यदि एक तरफ झुके तो वो गलत है, ठीक। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी सिर्फ परिवेश का ही प्रभाव है आपके विकास पर, यह बात कहना भी गलत होगा। फिर है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, ये भी गलत है। ऐसा थोड़ी है, फिर दो ही फैक्टर है आपके विकास के, इसके अलावा कुछ और नहीं है, या तो हेरिडिटी है या तो एनवायरमेंट है, दोनों का इंटरेक्शन है ना। देखिए एक बार, डी ऑप्शन है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली जो हरकत है मेरे अंदर वो हेरिडिटी से है, ये एनवायरमेंट से है, दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, अन्योन्य क्रिया है, गुणनफल है, ठीक है। ये भी एडिशन नहीं है या 50-50% नहीं है कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट। किसी क्षेत्र में कोई चीज ज्यादा प्रभाव करेगी और किसी क्षेत्र में कोई और चीज ज्यादा प्रभावित करेगी। तो ये इतना जटिल है कि हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कहां हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां एनवायरमेंट, या फिर कहां कितनी % है। बस हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। परसेंटेज में नहीं बताएंगे, लेकिन मानेंगे ये कि दोनों का जटिल अन्योन्य क्रिया है, अंतः क्रिया है, जिसकी वजह से मनुष्य का विकास होगा। तो डी ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टॉपिक को क्लियर करते हुए
हेरिडिटी और एनवायरमेंट की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस? विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें, बाल विकास की, तो हम 4 अवस्थाएं मेनली पढ़ते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां, तो पूछा है कि कौन सी निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। विकास के 4 प्रकार हैं मेनली, शारीरिक विकास यानी फिजिकल, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी सामवेगिक। अब ये चारों प्रकार में से यदि पूछा जाए कि शारीरिक वृद्धि सबसे तेजी से किस अवस्था में होगी, तो आप बताइए फटाफट से। हम ये जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि जो है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में सबसे तेजी से होती है, यानी जन्म से 2 वर्ष को तो हम इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक, और अर्ली चाइल्डहुड हम 2 से 6 वर्ष को कहते हैं। तो सबसे तेजी से इन 2 कालों में होगी, इन 2 स्टेजेस में होगा डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर फिजिकल ग्रोथ की मैं बात करूं तो सबसे तेजी से इन्फेंसी में, उससे कम अर्ली चाइल्डहुड, फिर और कम हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड में, और सबसे फिर एकदम से तेज होगा एडोलेसेंस में, ठीक है बात। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड आप कह सकते हो 7 से 8, 7 से 11 का समय, तो इस स्टेज में तो कम होता है, ठीक। मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में। एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड में तो अब क्या ही आपकी वृद्धि होगी, बाहर दिखने वाली वृद्धि तो नहीं होती है, हाइट भी एक हद तक रुक चुकी होती है, ठीक है बात। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा किस स्टेज में कौन सी चीज ज्यादा तेज होगी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं, और इसमें भी यदि फिजिकल ग्रोथ के बारे में पूछे, यानी शारीरिक रूप से सबसे तेजी से हाइट, वेट, ये सब चीजें कब बढ़ रही होंगी, तो फिजिकल ग्रोथ क्या है? ग्रोथ यानी वृद्धि, वो चीजें जो शारीरिक रूप से मापी जा सकती हैं वो वृद्धि के अंदर आती हैं, चाहे वो आपकी हाइट का बढ़ना हो, आपके वेट का बढ़ना हो, आपके नाखूनों का बढ़ना हो, ये एक टाइम तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। एक उम्र के बाद, मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ नहीं चलती जीवन पर्यंत, ये हिस्सा डेवलपमेंट का ही है, ठीक है बात। तो फिजिकल ग्रोथ की यदि मैं बात करूं, सबसे तेज होगा इन्फेंसी में, यानी जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 ईयर्स लिख सकते हो, 0 to 2 ईयर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ईयर के टर्म में 0 to 2 ही रहेगा। इसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष का समय, ठीक है। इसके बाद है आपका लेटर चाइल्डहुड, 7 से 11 वर्ष। देन आपका आएगा एडोलेसेंस। ये 4 स्टेजेस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंट में, इसके आगे और पीछे से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 12 से 18 आप ये कह सकते हो कि आपका एडोलेसेंस हो जाएगा, ठीक है बात। समझ में आ गई बात? पता नहीं कितनी लंबी चलेगी आज क्लास, हो सकता है मेरी 10:30 क्लास है वो भी कैंसिल करनी पड़े, है ना। देखो, फिजिकल ग्रोथ की यदि बात की जाए तो सबसे तेज जन्म के बाद की बात करेगा यदि, तो इन्फेंसी में सबसे तेज, अर्ली चाइल्डहुड में इन्फेंसी से कम होगा लेकिन फिर भी तेज है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो हम कहेंगे धीमी हो जाएगी यहां गति। और एडोलेसेंस में आप देखते हैं एकदम से बच्चे फिर जैसे ही टीन एज में आते हैं तो फिर से बहुत तेजी से हाइट वगैरह बढ़ती है, ठीक। लेकिन सबसे तेज जो होगा इन दोनों में, इसमें कम है, एडोलेसेंस में फिर से ज्यादा है, ठीक है बात। क्लियर हुई कि नहीं? एक इससे भी पहले का पीरियड है आपका जिसको हम प्री नेटल पीरियड कह रहे हैं। प्री नेटल मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कि जब ये आपका प्रेगनेंसी का टाइम हो गया, लगभग 9 महीने 10 दिन कहा जाता है, ठीक है। 45 वीक्स और समथिंग, 42 वीक्स, 42 हफ्ते, ठीक। प्री नेटल पीरियड में तो आप एक सेल से, जो एक जरा सी कोई सेल है उससे आप इतने बड़े बन जा रहे हैं, तो वहां भी फिजिकल ग्रोथ काफी अच्छी खासी है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी होती होगी, तो इसलिए हम जन्म के बाद सबसे तेज इसको मान रहे हैं। जन्म से पहले पूछे तो प्री नेटल यानी प्रसव पूर्ण अवस्था हम कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? 280 दिन एग्जैक्टली, ठीक है बात। मनीष, क्लास हुई थी वहां, सीटेट की हुई थी आज करियर विल पे, केवीएस वाले बैच में कल होगी, है ना। ठीक हो गई बात यहां तक की? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्लास डेली चलेगी। अच्छा, 10:30 वाली क्लास, यार ये लंबा चलेगा, अभी तो मुझे लग रहा है 2-3 ही क्वेश्चन हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है अपने आप में। एक्सपर्ट सीरीज इसीलिए दे रहे हैं ताकि डिटेल में जा सके, ठीक है बात। यहां तक की बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग
पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। हमने अभी बात की है जो लेटर चाइल्डहुड है ना, जिसको उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं, उसी रफली अर्ली चाइल्डहुड के लास्ट से मिडिल चाइल्डहुड के मिड तक हम उसको मिडिल चाइल्डहुड का नाम दे देते हैं। हम कह सकते हैं रफली वही आपका 6-7-8 साल वाली, 6-7-8-9 साल वाली एज कह सकते हैं। अब मिडिल चाइल्डहुड की बात करें, जब मिडिल चाइल्डहुड के बारे में पूछेगा तो आप लेट चाइल्डहुड मान सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताइए, बताइए जरा। चाय ठंडी हो गई, बिल्कुल पानी पियेंगे अब, चाय पी के क्या ही होगा, बताइए फटाफट से। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, अब आपका पढ़ने का मूड है, डेली पढ़ाई करेंगे। देखो एक बार, मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हो। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक पीरियड मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बताता है। अगर आप प्याजे को पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये बात पता होगी। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे तेजी से मध्यकाल में नहीं हो रहे थे, इन्फेंसी में हो रहे थे और अर्ली चाइल्डहुड में यानी 6 वर्ष तक, और मिडिल चाइल्डहुड 6 के बाद शुरू होगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। फिर है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त रूप में बच्चा 11 साल के बाद सोच पाएगा, यानी कि जब वो अडोलसेंस में जाएगा, प्याजे के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। ठीक। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। आपको यह पता है प्याजे ने भी इस स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है 7 से 11 वर्ष की उम्र को। ठीक है बात, ये वो स्टेज है जहां बच्चे में तर्क आना शुरू हो जाता है। क्या आ जाएगा? तर्क आना शुरू हो जाएगा, वो लॉजिक और छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजें भी वो समझने लगता है। तो सी ऑप्शन इसका सिंपल, सरल, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता आंसर है। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। ये आपका जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है जहां आपके सेंसेस के अकॉर्डिंग, आपकी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार आप लर्न करते हैं। ठीक है बात, तो आंसर इसका सी सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। कम से कम भी मैंने, अगर आपने वीडियोस पुराने देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको पता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मैंने 10-12 कराए हुए हैं कम से कम। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। विकास क्या है? विकास के सिद्धांत यूनिवर्सल होते हैं, ये याद रखिएगा। यानी अभी हमने पढ़ा था चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज के रूप में चेंज हो सकता है, सामाजिक संरचना है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये पूरे दुनिया में एक ही जैसे काम करते हैं। कि विकास क्या है? निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं है ना, रुकेगा नहीं, लाइफ लॉन्ग है ना, रिवर्सिबल नहीं होता, ये पूरी दुनिया में एक ही जैसा चलेगा। तो इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है किसका? विकास का। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग है, ये बात तो सही होती है। मॉडिफिएबल है, पता नहीं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आपकी जो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभावित है, ये बात तो एकदम सही है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये बात कहना गलत होगा। अभी हम इसको ही डिस्कस कर रहे थे कि विकास पर कल्चर का, यानी कि विकास की अवस्थाओं पे एज के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे किसी संस्कृति का, जेंडर का, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका सोशल स्टेटस का, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक है हेरिडिटी यानी आपकी आनुवंशिकता और दूसरा है एनवायरमेंट यानी आपका पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर ही ये कल्चर और आपका समाज आएगा जो इसको प्रभावित करेंगे। तो विकास प्रभावित होता है आपके संस्कृति से, आपके समाज से, ये कहना गलत है। ये कोई भी क्या है प्रिंसिपल नहीं होगा किसका? विकास का। अब आप कहेंगे मॉडिफिएबल क्यों नहीं होगा? आंसर देखो, एक क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आज मैं मान लीजिए 20 साल की हूं और कल मैं 15 की हो जाऊं, बात तो सही है। रिवर्सिबल नहीं है, आप स्टेज में पीछे नहीं जा सकते, रिवर्स गियर नहीं लग सकता। मॉडिफिएबल तो है ना। विकास का मतलब सिर्फ ग्रोथ थोड़ी है, ग्रोथ तो एक हिस्सा है ना। विकास में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो मेरे इमोशंस के रूप में मेरा आपने देखा होगा कभी, जिन चीजों पे आप कल रो रहे थे आज नहीं रो रहे, दैट मीन्स आपके इमोशंस मॉडिफाई हुए हैं कि नहीं हुए, डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए, हुए हैं। सिंपल बात। तो मॉडिफिएबल तो है, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है। मॉडिफिएबल पॉसिबल है,
उतना आसान नहीं है बट पॉसिबल है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। संस्कृति, समाज, जेंडर, हर चीज प्रभावित करती है। फैक्टर्स हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। सिंपल आंसर हो गया। फुल स्क्रीन करके देखो सेशन, तभी क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की मैं बात करूं 1 मिनट में तो फटाफट से डिस्कस करेंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास के अंदर हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ सिद्धांत हैं विकास के, ये लाइफ लॉन्ग यानी वूम्ब टू टूम्ब चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है यानी सतत है। आपके जन्म से भी पहले विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, गर्भ में ही, गर्भ से कब्र तक जाएगा, गर्भ से कब्र तक जाएगा यानी वूम्ब टू टूम्ब जाएगा, वूम्ब टू टूम्ब जाएगा। ठीक है, हमेशा जब तक आप खत्म नहीं हो जाते तब तक विकास भी होता रहेगा। ठीक है, विकास में डिके की प्रक्रिया भी आ जाती है, मतलब क्षयन भी, है ना। लेकिन ग्रोथ के अंदर क्या है, सिर्फ एक हद तक बढ़ना, फिजिकली शारीरिक रूप से बढ़ने को हम ग्रोथ कह रहे हैं, जिसको आप माप सकते हैं। विकास का हर पक्ष मापना संभव नहीं है। ठीक है बात। इसके अलावा स्पाइरल है, आगे पीछे जाता रहेगा, स्पाइरल है ना कि लीनियर। सिर्फ एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा कि आज इतना हो रहा है तो कल भी उतना ही होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक, एक है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा है जो पहले स्कूल जाते हुए रोता है, अब सिर्फ उसकी जो नर्व्स हैं वो टाइट होती हैं, अब वो रोता नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, समय समय पर मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है आपका पूरे डेवलपमेंट का, और ये बेस है सीटेट का ही। एक तरीके से मैं देखूं तो हर एक सब्जेक्ट का बेस डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश। यानी कि सीक्वेंस मोटर डेवलपमेंट का, मोटर मतलब गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास किसका हिस्सा है, शारीरिक विकास का। ठीक है, गत्यात्मक मतलब गति में विकास। भाई मैं कल बॉलिंग कर पाऊं, उछल पाऊं, कूद पाऊं, ये सब क्या है, गत्यात्मक विकास है, यानी मेरी गति में वृद्धि हो रही है। वृद्धि कहना गलत होगा, एडवांसमेंट आ रही है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मोटर डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो किस दिशा से किस दिशा में जाएगा, ये पूछा है। दीजिए आंसर। आप कह रहे हैं 6th का सी, मान सकते हैं हम आपकी बात को, समझेंगे अभी। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विकास के जो प्रकार हैं वो डायरेक्शंस कौन सी हैं डेवलपमेंट की, है ना। हम कह सकते हैं 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के। PCSE, ये PCS वो वाला PCS नहीं है, UPPCS और MPPCS। ये PCS है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, यानी आपके शरीर का विकास। एक प्रकार तो ये हुआ शारीरिक विकास का, जिसमें वृद्धि भी आ जाएगी, जो शारीरिक रूप से आपकी हाइट वेट का बढ़ना। ठीक है, ये हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। इसी के अंडर आपका मोटर डेवलपमेंट है, आपकी गत्यात्मक कौशलों में विकास। ठीक है बात। फिर है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब संज्ञान, आपके दिमाग से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, मानसिक क्षमताओं का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। मेरे मेंटल जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे वो मेरा सोचना थिंकिंग है, मेरी इमेजिनेशन कल्पना है, चाहे वो मेरी रीजनिंग यानी तर्क करना है, ये सारी क्षमताएं मेरी कॉग्निटिव स्किल्स में आएंगी। फिर है सोशल यानी सामाजिक विकास, और लास्ट है आपका इमोशनल। ये सोशल इमोशनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इमोशनल मतलब आपके संवेगों का विकास, आपके संवेगों का विकास। ठीक, सोशल में ही जेंडर से रिलेटेड डेवलपमेंट आ जाएगा, और कॉग्निटिव में लैंग्वेज का डेवलपमेंट आ जाएगा, फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट आ जाएगा। ठीक है बात, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मोटर डेवलपमेंट की भी कुछ दिशाएं हैं। मैंने जैसे अभी बताया कि हमारा शरीर तो जन्म तो लिया था, अपने हाथ पैर तो थे ही, लेकिन उनमें जब गति आनी शुरू हुई उसको हम मोटर डेवलपमेंट कह रहे हैं। अब मोटर डेवलपमेंट की 2 दिशाएं हैं। यदि हम बात करें यहां, तो आप क्वेश्चन पे जाएंगे वापस से। There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash. तो मोटर डेवलपमेंट की 2 दिशाएं हैं, ग्रॉस से फाइन की ओर जाना। समझिए एक बार, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है इन्हें। 2 प्रकार की डायरेक्शन है, एक तो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है स्थूल गतिक कौशल, हिंदी में ग्रॉस मोटर स्किल्स, और सेकेंड इज योर
फाइन मोटर स्किल्स। ज्यादा सीरियस तो नहीं लग रही हूं मैं, वैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो अब आपका और मेरा सीरियस होना जरूरी है ना। और पॉसिबल हो पाया तो मैं 9 बजे से क्लास कोशिश करूंगी, है ना। देखो एक बार, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक। ग्रॉस का मतलब है स्थूल गतिक कौशल। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकलता जनरली जब हम तैयारी करते हैं अच्छे से। स्थूल गतिक कौशल, आपकी किस्मत ही खराब हो तो 1-2 क्वेश्चन निकल सकते हैं, उसमें भी आप 27 नंबर तो किसी भी स्थिति में ले आएंगे 30 में से। देखो एक बार, फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें बड़ी मसल्स का, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो आपके शरीर के, जैसे कि मैं अभी ये हाथ ऐसे चलाऊं, ये क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स है। बड़ी मांसपेशी है जो आपकी चलने में, दौड़ने में, कूदने में, भागने में, इन सब में यूज होती है। जैसे आपकी थाई की जो मसल है, आपके हैंड में जितनी भी बड़ी मसल्स हैं, आर्म्स में, ये सारी चीजें क्या है, ये ग्रॉस मोटर का हिस्सा हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर की छोटी मसल्स, छोटी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन, समन्वयन बनाते हैं, तब हम उसको फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। जैसे मेरा ये पेन पकड़ना, तो राइटिंग किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के, है ना। वो जो निटिंग बोलते हैं ना, आई थिंक बुनने को, वो किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के। ड्राइंग किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के। वो जो आप आईलाइनर लगाते हैं वो किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के। वहीं आप जब साइकिल चला रहे हैं तो आपकी ये वाली मसल ज्यादा यूज होगी, ग्रॉस मोटर। जब आप भाग रहे हैं तब ग्रॉस मोटर, जब आप रस्सी कूद रहे हैं तो ग्रॉस मोटर, क्योंकि बड़ी मसल्स का यूज है इसमें। फाइन मोटर में छोटी मसल्स का यूज है, ठीक है बात। हाँ, रुक गया, नहीं चल तो रहा है यार, ठीक से चल रहा है, बढ़िया एकदम। हाँ, जैसे आईलाइनर लगा, आईलाइनर सबको याद रहता है ना, सही है, मेरा फेवरेट आईलाइनर, बहुत बढ़िया नेहा, सही है सही है। मेरी तो कभी, वैसे रेयरली, आज तक 2-3 बार लगवाया होगा जीवन में, कहीं शादी वादी में दीदी पकड़ के लगा देती है वो भी, और उसमें भी इतनी डांट पड़ रही होती है क्योंकि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता। अब मुझे तो आदत नहीं है तो एक फ्रेंड थी, वो इस बार कहती है तूने लगाया है ये। मैं, मेरी शक्ल से लगता है मेरे से लगाया जाएगा, तो फोटो देख के, तो ऐसी ऐसी स्थिति होती है। तो आईलाइनर में फाइन मोटर स्किल्स मतलब कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हाथ हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो आपकी आंख कुछ और बन सकती है ना, ब्लैक होल बन सकती है, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे, अगर पूछ ले आपसे ग्रॉस मोटर स्किल्स में, तो रनिंग, जंपिंग और इस तरीके की चीजें आ जाएंगी, वॉकिंग। और अगर फाइन मोटर में पूछ ले तो राइटिंग, ड्राइंग, इसके अलावा अगर मैं कहूं आपकी जो मैंने अभी बताया ये आईलाइनर वाला एग्जांपल, इसके अलावा जो बुनना है, कढ़ाई करना है, ये सब किस में आएंगे, फाइन मोटर स्किल्स में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कुल मिलाकर के, जो दिशा है वो ग्रॉस से फाइन। पहले बड़ी मसल्स का कोऑर्डिनेशन आता है हमारी बॉडी में। आप देखते हैं ना, बच्चा पहले पूरे शरीर का यूज करेगा, चलना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, बाद में वो पेन पकड़ के अच्छे से ड्राइंग करना सीखेगा, है ना। तो उससे पहले तो वो पूरा हाथ से पकड़ के बॉटल से दूध पीना तो सीख ही गया था ना, लेकिन पेन पकड़ के पर्टिकुलरली, या इस पेन को भी पूरे हाथों से पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल्स पे। तो ग्रॉस टू फाइन जाएंगे हम, पहले बड़ी मसल का कोऑर्डिनेशन, उससे फाइन की तरफ, स्थूल गतिक कौशल की तरफ। अगर आपको पेन पकड़ना नहीं आता तो आप ब्रश थोड़ी ना पकड़ पाते पेंटिंग का, मतलब फाइन जो स्किल्स हैं वो बाद में आती हैं, ग्रॉस से फाइन की तरफ हम जाते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। जितने लोगों ने सही दिया था ताली बजा लो अपने लिए। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है बात। रुक गया भाई अब तो, व्हाट द हेल, देखना एक बार चल रहा है कि नहीं, देखना एक बार, अभी क्लियर होगा यार। इंटरनेट ही धोखा दे जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छे खासे हम 7,000 के आसपास लोग देख रहे थे। हाँ, ग्रॉस से फाइन की ओर, आटा गूंथने में क्या मतलब, ग्रॉस ही यूज होगी, बहुत ज्यादा फाइन तो ऐसा तो नहीं है। आप बिल्कुल वो थोड़ी कर रहे हो, आटा तो ऐसे यूज करोगे ना, तो ग्रॉस ही होंगी, ग्रॉस नहीं फाइन होंगी, फाइन मान लेंगे। वैसे ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि आटा गूंथने में कौन सी यूज हो रही है, यूज तो दोनों हो रही हैं, बट ये वाले हिस्से का ज्यादा यूज हो रहा है, तो कह सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स। खैर, आ जाओ वापस से। अब यहां दूसरी दिशा है आपकी सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट समझ लेते हैं। इसका आंसर था ग्रॉस से फाइन। सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल 1 मिनट में समझेंगे। सेफेलोकॉर्डल यानी सर से पैर की ओर, सिरोध पदोन्मुखी कहते हैं हम इसको। और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल,
जिसको हम समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब है सर से पैर की ओर जाएगा विकास। पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखता है, फिर नीचे की तरफ उसका डेवलपमेंट का कंट्रोल जाता है, वो खड़े होना सीख पाता है, देन वो मतलब पहले बैठना सीखेगा फिर खड़े होना सीखेगा। तो सर से नीचे की ओर, सर से पैर की तरफ, हेड टू टो जाएगा विकास। ये किसमें है? सेफेलोकॉर्डल में। और अगर पूछ ले सेंटर से आउटवर्ड कैसे जाएगा, सेंटर से यानी केंद्र से बाहर की तरफ, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी प्रॉक्सिमिटी से। पहले बच्चे का हार्ट डेवलप होगा, फिर रीढ़ की हड्डी पे कंट्रोल आएगा, रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, देन वो बाहर की तरफ उसका कंट्रोल आएगा, यहां हाथों की तरफ, ठीक है। तो सेंटर से बाहर की तरफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, केंद्र से सीमाओं की ओर, ठीक है बात। तो सेफेलोकॉर्डल अलग है, प्रॉक्सिमो डिस्टल अलग है, दोनों दिशाएं हैं विकास की। सर से पैर की तरफ, हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से पेरिफेरी यानी केंद्र से सीमाओं की ओर, ठीक है बात। क्लियर हो गई बात या नहीं? अरे धन्यवाद वर्षा, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरे को ना ऐसे पुदीने के पेड़ पे चढ़ा के रखा करो, सही रहता है। देखो एक बार है मतलब पागल है सारी दुनिया जो इतना मेकअप करके घूम रही है। बताओ एक बार, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, बताइए एक बार कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। बताइए एक बार, ट्रांजिशन किससे? ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, चाइल्डहुड टू अडल्टहुड का जो ट्रांजिशन है, संक्रमण काल है, ये ब्रिज है, ये कौन सा है? आंसर करो एक बार। अरे नितिका कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ाई करो, पेपर क्लियर होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा आपकी अगर लर्निंग अच्छी हुई है तो पेपर तो हो ही जाएगा क्लियर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताओ एक बार, एडोलेसेंस कह रहे हैं आप लोग, मान लेते हैं आपकी बात हम। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? ब्रिज या ट्रांजिशन का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच में जो अवस्था है, जब ना तो बच्चा बच्चा ही है और ना वो अडल्ट ही है, तब वो एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था वाला बच्चा कहलाएगा। ये जो टीनेजर्स हैं आपके, ये पूरा तूफान मचा के रखते हैं। तनाव एवं तूफान का काल भी कहा है स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस को, उनकी बुक भी है एडोलेसेंस के नाम की। उन्होंने कहा है एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब इतने सारे परिवर्तन हैं, ट्रांजिशन हो रहा है ना बच्चे से बड़े में, मतलब वयस्क बन रहे हैं वो, बाल्यावस्था से और वयस्कता के बीच का काल है, ट्रांजिशन का काल है, बदलाव का काल है, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, आपका हार्मोनो मतलब हार्मोनो क्या क्या बोलोगे, हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हो रहे हैं कहां? एडोलेसेंस में। तो ये बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं, उसको संक्रमण काल कह सकते हो आप, ट्रांजिशनल पीरियड कह सकते हो। मैं एग्जांपल भी देती रहती हूँ आपको कि वेम्पायर डायरीज का, कि उसमें जब इंसान से वेम्पायर बनता है इंसान, तो वो ट्रांजिशन होता है, तो ट्रांजिशन मुश्किल होता है ना। तो ट्रांजिशनल पीरियड है क्या? एडोलेसेंस। ठीक, अब ये चार अवस्थाएं एक बार पढ़ लेते हैं हम, चार अवस्थाएं एक बार हम समझ लेते हैं। एडोलेसेंस को हमने समझ ही लिया है, अभी तो समझा ही था, चारों अवस्थाएं हम कर चुके हैं मेरे ख्याल में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मोटे मोटे तौर पे। जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था, जिसको हम इन्फेंसी कह रहे हैं, जब बच्चा अपने सेंसेस पे बेस्ड होगा। 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड, जब भाषा विकास सबसे तेजी से होगा, फिजिकल ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही है, यहां भी फिजिकल ग्रोथ जो है यानी शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा। फिर 7 से 11 या 6 से 12 कह देते हैं कई लोग, ये उत्तर बाल्यावस्था है ना। फिर जहां लॉजिक आएगा, फिर 12 से 18 आपका एडोलेसेंस है यानी किशोरावस्था, जहां बहुत ही तेजी से सारे परिवर्तन हो रहे होंगे। ये एक बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए फटाफट से, आंसर कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विकास के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, उसके अंदर कितने भी हो जाएं वो एक डिफरेंट चीज है। तो ब्रॉड डोमेन्स का मतलब है जो बड़े आयाम है, व्यापक आयाम है विकास के। विकास के कितने प्रकार हैं आप ये भी कह सकते हो, कितने प्रकार हैं विकास के ये भी कह सकते हो। आंसर कीजिए फटाफट से, दीजिए जवाब। पानी पिया जाए इतने। बुढ़ापा नजदीक है, अब आराम से आजकल गर्म पानी पिया जा रहा है। खैर ये तो मजाक की बात है, गर्म पानी अच्छा ही होता है पीना। सही आंसर कर रहे हो। ये सिंपल आपको याद
कराया हुआ है और होना भी चाहिए, ये आप PCSE से याद रखोगे। PCSE, PCS तो याद रहता ही है, P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, जिसके अंदर ग्रोथ आ जाएगी। जो शारीरिक पक्षों से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो ग्रोथ के अंदर आ जाएंगी, वृद्धि के अंदर, और वृद्धि विकास का ही हिस्सा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, फिर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसमें आपका भाषा विकास भी आ गया, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास जिससे जुड़ा हुआ है जेंडर डेवलपमेंट, और इमोशनल विकास जेंडर के साथ साथ मॉरल भी समाज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, तो PCSE यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये 4 पक्ष हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और व्यापक हैं। मुख्य रूप से इन्हीं को हम विकास के प्रकार कह सकते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, पहला ही ऑप्शन सही है। अब कहीं स्पिरिचुअल मिल जाएगा, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव से ही संबंधित है। ठीक, स्पिरिचुअल और सेल्फ ये नहीं होते ना, हमने इसको अलग से पढ़ा। पर्सनैलिटी गलत हो जाएगा, स्पिरिचुअल जैसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। पर्सनैलिटी, सेल्फ, सोशल, ये सब नहीं है। ये 4 मुख्य प्रकार हैं, सिंपल याद रखने हैं 1 नंबर पाने के लिए भी और समझ के लिए भी। वी ऑल आर बेस्ट। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट अभी मैंने बता ही दिया है आपको, फिर भी आपकी इच्छा है तो जान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। देखिए, फिजिकल जो शारीरिक आयाम है आपके, जिसमें मोटर डेवलपमेंट आ जाएगा, आपके शरीर का विकास आ जाएगा, है ना, आपकी हाइट, वेट सब आ जाएंगे। ठीक, दूसरा है कॉग्निटिव, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कह रहे हैं, जिसमें आपका भाषा विकास, आपकी मानसिक क्षमताएं जितनी भी हैं, ये पूछ लेता है कई बार कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या है? मानसिक क्षमताओं का विकास, चाहे वो सोचना हो यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, ये सब कॉग्निटिव में आते हैं। इसको इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी कह देते हैं हम। और भाषा भी आपकी इसी में आती है। और भाषा, ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर हैं, लेफ्ट में भाषा आती है, लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है बात। फिर है आपका सोशल यानी सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु। ठीक, सामाजिक विकास में आपका जेंडर भी रिलेटेड है और समाज के आप नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके सीखते हैं क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। फिर मॉरल डेवलपमेंट भी आपका इसी से रिलेटेड है, यानी नैतिक विकास। और जेंडर भी समाज से ही जुड़ा हुआ है, लिंग जिसको हम कह रहे हैं। जेंडर पूछेगा तो आप कहेंगे सोशल कंस्ट्रक्ट है, सेक्स पूछेगा तो आप कहेंगे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं इमोशनल की, तो इमोशनल डेवलपमेंट काफी जरूरी है। अगर आपके इमोशंस ठिकाने नहीं है तो आपका जीवन जो है तबाही हो सकता है अपने आप में, है ना, आप कबीर सिंह बन सकते हैं। खैर, ये तो एक बात हुई। तो ये 4 प्रकार हैं। क्लियर हो गई बात? ये 4 ब्रॉड डोमेन्स हैं, इनसे रिलेटेड फिर दुनिया भर के डोमेन्स हैं, वो मैटर नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लग रहा है एक जीवन लग जाएगा इनको करने में आज, क्योंकि डिटेल्ड डिस्कशन है। धन्यवाद कीर्ति, यार आप लोगों ने भी आज पूरी एनर्जी बढ़ाई हुई है। डेली मिल रहे हैं हम लोग, अब 9:30 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी टाइम 9:30 रखते हैं, अगर हो पाया तो मैं 9 कर दूंगी कुछ दिन बाद। देखो एक बार, क्योंकि 9 बजे इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरी 10:30 की क्लास छूटेगी अगर इसी स्पीड पे मैं चलूंगी तो। ये डेली चलेगी क्लास, डेली चलेगी ये। जब सीडीपी खत्म हो जाएगा तो दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, और इसी तरीके से चलेगी ये, जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे, कॉन्सेप्ट भी होगा। और डायरेक्ट आपको अगर पेपर में काम ना आए तो आप क्या करेंगे? जीवन में काम कर लीजिएगा, वैसे आएगा 100%। बताइए एक बार। यू आर अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, बलराम कह रहे हैं। चलिए आंसर कर दीजिए इसी बात पे, मेरी क्लास में रीशेड्यूल कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये पूछा है। आंसर कीजिए फटाफट से। इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये तो सही बात है ना भाई। अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है मैंने 9 महीने में चलना सीख लिया होगा तो आपने भी 9 में सीख लिया होगा, किसी ने 11 में सीखा होगा, किसी ने 1.5 साल में सीखा होगा, है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, एक क्रम में होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले आप बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, क्रम है ना। ऐसा तो नहीं है ना पहले आपने उड़ना सीख लिया हो फिर आपने चलना सीखा हो। उड़ना तो खैर आपने आज भी नहीं सीखा होगा। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी धीरे धीरे होता है। बिल्कुल सही बात है, एक दिन में तो विकसित नहीं हो जाता ना कोई भी। फिर है नेक्स्ट, एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। ये कहना गलत होगा कि जन्म के समय ही सब कुछ निर्धारित हो जाता है कि सटीक गति क्या होगी और प्रकृति क्या होगी विकास की, ये कोई नहीं कह सकता। प्रिडिक्ट कर सकते हो आप कि विकास बच्चे का बचपन में उसकी हरकतें देख के कि किस दिशा में वो जाएगा, आप अनुमान तो लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट कोर्स आप ये बता दो ये यही बनेगा या ऐसा ही करेगा, इतना लंबी इसकी हाइट होगी, ये सब बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, है ना। फिर तो वो प्रिडिक्शन हो जाएगी। प्रिडिक्शन तो ठीक है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकता, आप अनुमान लगा सकते हो हल्का फुल्का। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे।
देवांजन धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच में संबंध क्या है, इसको समझें पहले, तब हम इधर जाएं, या पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा हो रही है? चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, ट्राई कर लो। सेशन लेने सिर्फ आ रहे हो, मैंने बता दिया है आपको, 25 तो कम से कम आएंगे अगर ये वाली सीरीज सिर्फ फॉलो भी कर रहे हो सीडीबी में, और इसके बाद जो जो सब्जेक्ट चलेंगे उसमें अलग तरीके से काम होगा ही। ठीक है, मेरा सेशन खा गए हो आज आप लोग, कोई बात नहीं। 24 है ना, 11 से 12 भी रख सकती हूँ वैसे मैं क्लास। डी ऑप्शन। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार, अभी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट का समय दो। इतने पानी पी लो, काफी देर से बोल रहे हो गए है ना, उंगलियों को आराम दो थोड़ा। एक्चुअली मेरे कई दिन खराब हो गए तबीयत के चक्कर में, अब और पंगे नहीं लिए जा सकते। चलो ठीक है, हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अदर टीच यू रिक्वायर, चलिए फिर धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। तारीफ तो सुन लूं थोड़ी। शुभी कह रही है मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, होप इस बार क्लियर हो जाए मेरा। बिल्कुल, और ये भी चेक करते रहिए कि गलतियां होती किस सेक्शन में, कमजोरी कहाँ है, तभी आप उसको डील कर सकते हैं। पहले पेन पॉइंट ढूंढो तो सही। देखो एक बार क्वेश्चन देखो, लर्निंग यानी कि अधिगम और विकास के बीच में क्या संबंध है, और कौन सी एक बात अधिगम और विकास के संबंध को सही रूप में दर्शा पाती है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट इंटर रिलेटेड, यानी विकास और अधिगम एक साथ एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ है, मतलब क्या घोर रूप से असत्य है। विकास और अधिगम दोनों जुड़े हुए हैं, इवन हर एक चीज आपकी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों इंटर रिलेटेड हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के बिना ही, ऐसा नहीं हो सकता यदि कोई बच्चे का विकास नहीं हुआ, मान लीजिए वो उस अवस्था में ही नहीं है, संज्ञानात्मक, इमोशनल, मतलब सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो आप उसको वो चीज नहीं सिखा सकते जिस लेवल का उसके अंदर अभी डेवलपमेंट आया ही नहीं है, यानी जो स्टेज में वो है ही नहीं। आप एक 6 साल के बच्चे को प्याजे नहीं पढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि लर्निंग भी तब होगी जब डेवलपमेंट डेवलप हो चुका होगा या उस स्टेज पे होगा। तो लर्निंग से पहले डेवलपमेंट और डेवलपमेंट से पहले लर्निंग पॉसिबल नहीं है, दोनों को इंटर रिलेट करना पड़ेगा। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ये कहना भी गलत होगा कि लर्निंग बहुत तेजी से जाएगी और डेवलपमेंट स्लो चलेगा, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। बचता क्या है आपके पास? डी ही ऑप्शन बचता है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी विकास और अधिगम जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं और अंतः निर्भर भी हैं। आप सिखा भी तभी सकते हो बच्चे को जब वो फिजिकली, इमोशनली, सोशली क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। और अगर आपने सिखाया नहीं तो वो विकसित भी नहीं होगा ठीक से। मान लीजिए आपकी जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, तो आपको उस उम्र के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज भी तो करनी होंगी जिससे आपका विकास और अच्छे से हो सके। आप लर्निंग नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तो लर्निंग पे फर्क पड़ेगा। तो दोनों इंटर रिलेटेड है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, लर्निंग क्या है, देखो डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है आपको एफर्ट मारने की जरूरत हो, एज के अकॉर्डिंग कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। लेकिन लर्निंग क्या है, इसमें आपको प्रैक्टिस और एफर्ट लगेगा ही लगेगा। तो कई बार कुछ एस्पेक्ट में लर्निंग से डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी इंटर रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लर्निंग और डेवलपमेंट की बात हमने की। देखो यहां वाइगॉस्की को भी ले आते हैं। वैसे क्या होगा, लर्निंग और डेवलपमेंट यानी अधिगम और विकास जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। ये बात हम बिल्कुल सिंपल रूप में याद रखेंगे। लेकिन वाइगॉस्की क्या कहते हैं इस बारे में, वो भी याद रख लेते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं कि जो लर्निंग है, लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा, ऐसा कौन कहते हैं, वाइगॉस्की। पियाजे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, यानी एज के अकॉर्डिंग ही आप सिखाओगे। वाइगॉस्की कह रहे हैं एज इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग करा दो, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है वाइगॉस्की और पियाजे की बातों में। बाकी जब उनका चैप्टर आएगा तब मैं ये बात और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 और क्वेश्चन है इसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, यानी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में कौन सी एक बात ट्रू है। देखो, पेडागोजी में एक सबसे बड़ा खेल है कि आप क्वेश्चन आपने सही पढ़ा हो और सही पढ़ के आप सही समझ पाए हो, कॉम्प्रीहेंड कर पाए हो, नहीं तो अच्छी खासा आता हुआ टॉपिक आपका गलत होगा। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को साथ में ले रही हूं, नहीं तो मैं 10 दिन में 10-15 चैप्टर हैं आपके टोटल सीटेट सीडीपी की अगर बात करूं, खत्म करा करके आपको साइड कर दिया होता। लेकिन क्वेश्चंस को बीच में लाना जरूरी है, नहीं तो आपने कितनी भी बार पढ़ा हो प्रॉब्लम आएगी। बताओ इनमें से कौन सी एक बात सही है, बताओ इनमें से कौन सी एक बात सही है, फटाफट से बताओ। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरमेंट। यानी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। मैंने कहा था आपको अभी कि विकास यानी हेरिडिटी कुछ क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी होती है, जैसे मेरे आंखों का रंग, बालों का टाइप, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर, मेरी आवाज भी इवन क्या है ज्यादा प्रभावित हो सकती है मेरी आनुवंशिकता से, मेरी हेरिडिटी से। और एनवायरमेंट से मेरी एजुकेशन, मेरा न्यूट्रिशन, ये चीजें ज्यादा प्रभावित होंगी। तो कुछ चीजें हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होती हैं, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा हेरिडिटी का, कुछ चीजों पर एनवायरमेंट का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है बात, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को चेक कर लेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes। फिर से वही बात, अगर किसी भी एक तरफ खींच के ले जाए दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ जीन्स से विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, गुणनफल है दोनों का। गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बॉर्न विद। अगर हेरिडिटी से आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटीज हैं, इवन बीमारियां हैं जो बाहर से जरूरी नहीं है सही हो जाए, तो ये कहना भी गलत होगा कि फर्क नहीं पड़ता हेरिडिटी से क्या बीमारी मिली है, एनवायरमेंट से ठीक हो जाएगी, जरूरी नहीं है। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये कहना गलत होगा। लैंग्वेज में एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है और हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का रोल सिर्फ भाषा में है, बहुत सारी चीजों में है, भाषा में भी है, एजुकेशन में भी है, न्यूट्रिशन में भी है। ठीक, तो ओनली वाले ऑप्शंस थोड़े से अवॉइड करेंगे अगर हम, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप सही आंसर तक पहुंच पाएं। ठीक है, आप समझाते बहुत अच्छा हो, मैं बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर पाती हूँ आपकी स्टडी को। धन्यवाद अंजलि, तारीफ के लिए शुक्रिया। आप रुलाओगे क्या हैं? देखो एक बार 3 क्वेश्चन और हैं आज के लिए, कई लोग तो थक गए हैं। देखो, a 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth। बोथ नहीं होगा, ये हमारे टाइपिस्ट जी से मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, बूथ होगा, मिल्क बूथ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। यानी इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो बच्चे की समझ के बारे में सही है कि क्या बात रही होगी जिसकी वजह से बच्चा क्या कहता है। मानस पढ़ लेते, अगर रैंक नहीं आई ना तो मीटअप में अलग से मुंह दिखाई कराएंगे आपकी। खैर, मास्क वाली नहीं, 2000 नहीं देने पड़ेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth। यानी एक 3 साल का बच्चा है जो ये कहता है कि जो दूध है वो मदर डेयरी से आता है या मिल्क बूथ से लाया जाता है। उसको नहीं पता गाय का कोई कॉन्सेप्ट है या भैंस का कोई कॉन्सेप्ट है ना। इसका आप एक्सप्लेनेशन क्या देंगे विकास के परिप्रेक्ष्य में? कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने एक्स्ट्रा भी डाले हैं, बताओ एक बार। बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, मतलब द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। बिल्कुल सही बात है, आप बच्चे को गलत नहीं मानते पेडागोजी में कभी भी कि बच्चा चाह करके नहीं सीखना चाहता, हो सकता है आपने एनवायरमेंट ना दिया हो, है ना। तो यहां पे बात क्या होगी कि जो बच्चे का उत्तर है वो उसके अनुभव पे, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, उसके पूर्व अनुभव पे बेस्ड है। उसको इतना ही पता है, वो अपने माँ बाप के साथ मदर डेयरी जाता था, वहां से मिल्क बूथ से दूध उठा करके घर आ जाता था, तो उसको तो ये लगेगा ना कि वहीं बनता है, तो उसके अपने अनुभव के बेसिस पे उसने उत्तर दिया है। सिंपल बात है। तो विकास या ग्रोथ, ये सारी चीजें कहां से प्रभावित है? आपके एक्सपीरियंसेस से। मीनिंग मेकिंग लर्निंग कहां से होगी? एक्सपीरियंसेस से। ठीक, तो द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द बूथ। द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर। यार 3 साल का बच्चा है, मतलब क्या चाहते हो, दुनिया की समझ बता दे आपको? ऑब्वियसली अब ये लिमिटेड बताना गलत होगा ना, सीख रहा है इस बात पे जोर दीजिए, बजाय कि जो नहीं सीखा उस पर जोर है आपका। फिर है द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज। हमें क्या पता, हमें नहीं पता, जबरदस्ती क्यों बताएं हम? पेडागोजी के अनुसार पढ़ा लिखा आंसर यह है कि उसने अपने अनुभव की बात की है।
फिर है द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू द चाइल्ड। स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट तभी मिलेगा क्या जब गाय भैंस के पास ले जाएं उसको। सब कुछ थोड़ी पता हो सकता है बच्चे को, लेकिन जो उसके अनुभव पे बेस्ड था वो उसने कह दिया, बात खत्म हो गई, हमें फालतू दिमाग नहीं लगाना। सी ऑप्शन हो गया, बात खत्म। एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड मैटर करेगा, मतलब हम प्राइमेसी किसको देते हैं, इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, बच्चे के अनुभव को। तो बच्चे के अनुभव को हम हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं और 3 बातें मान के चलते हैं कि बच्चा क्या है, इनेट एबिलिटी है, यानी सीखने की क्षमता रखता है बच्चा, इनेट एबिलिटी टू लर्न, क्रिएटिविटी की क्षमता है कुछ नया क्रिएट करने की, रचनात्मकता की, बिल्कुल सही है, और क्यूरियस है, जिज्ञासु है, जन्म से सीखने के लिए ही पैदा हुआ है, ये कह सकते हो, है ना। हम ही हैं, मैं और आप ही, टीचर्स या जो भी आसपास के लोग हैं, जो उसकी क्यूरियोसिटी को किल कर रहे हैं। दीवारों पे अगर पेंटिंग बना दी तो कैसे बना दी, क्वेश्चन क्यों पूछते हो इतने, तो उसी क्यूरियोसिटी को हम ही खत्म करते हैं, जिज्ञासा को। ये तीनों चीजें बच्चे में इनहेरेंट हैं, जन्म से हैं। तो बच्चे में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है हमारे एनवायरमेंट में। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। जवाब आज तो कमाल कर दिया आप लोगों ने, 6000 से ज्यादा ही लोग जुड़े हुए हैं पूरे टाइम से, हैं लगभग 7000 भी हो गए थे। बहुत बढ़िया, तबीयत तो अपने आप ही सही हो जाएगी, आप लोग इतनी एनर्जी से आओगे तो। अरे यार मानस रोज आता है, मानस के साथ मजाक चलता है ना, दिल पे मतलब अब उसको दुखी करते रहोगे हैं। वही कोमल, बिल्कुल सही बात है, टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, बच्चा तो अच्छा है ही, ये वाला एक्सक्यूज चल जाएगा यहाँ, सही है। दीजिए आंसर दीजिए। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज, मैंने अभी डिस्कस किया था, सेंटर से पहले हार्ट डेवलप होगा, फिर बाहर की तरफ कंट्रोल जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाएगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट यही। और देखो एक और तरीके से पूछ सकता है, सेंटर से बॉडी के एक्सट्रीम्स तक, भाषा बदल सकती है, टॉपिक यही रहने हैं, सिलेबस यही है सीटेट का 2011 से 20 तक। तो क्या कहेगा, सेंटर से, केंद्र से एक्सट्रीम्स की तरफ। एक्सट्रीम क्या है, ये एक्सट्रीम है बॉडी का, यहां खत्म होती है ना, पैर का अंगूठा बाहर की तरफ एक्सट्रीम्स है, तो सेंटर से एक्सट्रीम्स की तरफ क्या आ रहा है, कंट्रोल आ रहा है बच्चे में, दैट मीन्स प्रॉक्सिमो डिस्टल। और अगर हेड टू टो लिख दिया होता तो ये क्या हो जाता, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और ये आसान है, हेड टू टो होता तो क्या हो जाता, सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं आपके, जय माता दी करके कर ही देंगे कंप्लीट। देखो एक बार, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक में अलग से बहुत ज्यादा तोप नहीं है, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो मैं मिक्स करा के ही कराऊंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं इंटरलेट करा के ही क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी बाकी के टॉपिक्स में। जनरल टू स्पेसिफिक आपका उसमें ग्रॉस मोटर से फाइन में चला जाएगा, कि पहले बच्चा जनरल वो करेगा, हाथ पैर मारेगा, फिर धीरे धीरे वो पेन पकड़ना भी सीख जाएगा, तो वो जनरल टू स्पेसिफिक आप उसको कह सकते हो। बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग, यानी कि कितने महीने की उम्र में बच्चे जो हैं वो वर्ड्स को कंबाइन करके, यानी शब्दों को जोड़ करके छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 या 30 से 36। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको मैराथन में कराया था, क्या डिस्कस किया था कि यदि मैं बात करूं कंबाइन करके नया सेंटेंस बनाने की, तो 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा यानी 18 से 24 महीने की एज में ये काम हो पाएगा, जिसमें कंबाइन करके, इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं, टेलीग्राफिक, हिंदी में भी यही कहेंगे, स्पीच। ठीक है बात। आज सबको कमेंट करके बताना है सेशन कैसे लगा और आगे क्या चाहते हैं आप इस तरीके से, अगर किसी को कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही हो तो। 18 से 24 महीने, ठीक है, लिखा हुआ है 18 से 24 महीने। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग स्टेजेस की यदि बात करें तो स्टेजेस में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर मैं सोच रही हूँ किसी दिन अलग से करा दूं, या तो चलो करा देती हूँ। देखो एक बार, सबसे पहले होता है कूइंग। 6 वीक्स में बच्चा कूइंग करने लगेगा, कां कू की आवाज निकालने लगेगा 6 हफ्ते में, यानी 1.5 महीने के आसपास। फिर बैबल करने लगेगा, बाबा मामा इस तरीके के शब्द बोलने लगेगा, बाबा सिंगल सिलेबल, ये 6 मंथ्स में हो जाएगा। बैबलिंग, बलबलाना, ये कूकना कहते हैं कूइंग को। और तीसरी आपकी स्टेज है 1 वर्ड, यानी एक एक शब्द वो बोलने लगेगा 1 साल के आसपास, 1 ईयर। और इसके अलावा 4th स्टेज है 2 वर्ड स्टेज, जिसको हम टेलीग्राफिक
स्पीच बोल देंगे, 2 वर्ड स्टेज, जहां पहली बार यही क्वेश्चन में था कि कंबाइन करके 2 शब्द को एक सेंटेंस बनाने लगेगा, तो ये 1.5 से 2 वर्ष, 1.5 to 2 years ऑफ एज। ठीक है बात, ये स्टेजेस आपको याद रखनी है। लॉन्गर अटरेंसेस, फिर इसके बाद 2 वर्ड से ज्यादा का सेंटेंस 2 साल के बाद बनाएगा फिर। ठीक, एक और चीज है, प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं, प्रोफेसर स्मिथ क्या कहते हैं ये बताओ? 1 साल का बच्चा 2 वर्ड, ठीक है, ठीक है बात। 2072 5 साल, 3 साल का बच्चा 272, ठीक है बात, क्लियर है आपकी बात। 1 3 और देखो एक बार, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वेरी नाइस क्लास, बहुत बढ़िया। बताइए एक बार, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। यानी एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन, साउंड, फोन याद कर लो, साउंड जहां आ जाए मतलब फोन, फोन आपका वो वाला फोन नहीं, फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्वनि संबंधी एस्पेक्ट। फोनोलॉजिकली तो एस्पेक्ट्स है ना, ये जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन, किसी शब्द का उच्चारण कैसे बन पा रहा है, फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट से। तो ये भाषा विकास के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए थे 1 से 2, अभी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में या आ सकते हैं नए तरीके से, वो सारे हम डेवलपमेंट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज तो पहला सेशन है, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कम से कम भी 1 पार्ट और ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट भी हो सकते हैं इस टॉपिक के। तो डेली मिलिए, कब मिल रहे हैं आप? 9:30। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, बिल्कुल फ्री यूट्यूब